नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसी एक बैंक से, उस बैंक की एक शाखा से, उस शाखा से किसी एक आदमी को, उस आदमी की 2-3 कंपनियों को 11,300 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट अंडरस्टैंडिंग LOU मिल जाए, 4-5 साल तक फ्रॉड होता रहे, 7 साल तक, और फ्रॉड होने के बाद बैंक को ही पता चले कि 11,300 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, ऐसा चमत्कार जम्बूद्वीपे, भरतखंडे, आर्यावर्तेक, देशांतरगते में ही हो सकता है। बैंकिंग की दुनिया में कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। यहाँ के लाखों कर्मचारी से पूछिए जो अपनी सैलरी के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, जो घंटों घंटों काम कर रहे हैं मगर डर के कारण बोल नहीं पा रहे। उनकी सैलरी बढ़ नहीं पा रही है, काम के बोझ से बीमारी बढ़ जा रही है। वे एक ऐसे टापू पर बैठे हैं जहां हर कोई डरा हुआ है। इन सब चरमराती व्यवस्था के बीच आखिर वो लोग कहां से ये हौसला लाते हैं जो बैंकों से मिलकर 11,300 करोड़ का गबन कर जाते हैं। यही नहीं, वो गुनाह करने के बाद भी प्रधानमंत्री के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। ना पुलिस का डर, ना SPG का डर। तो डर, डकैती और डावोस नाम की इस फिल्म की कहानी का प्लॉट अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। कहानी खुल रही है, इसलिए आरोप और कथित रूप से ही किरदारों का नाम लिया जाएगा। डावोस में नीरव मोदी की इस तस्वीर ने मीडिया में सनसनी फैला दी। डावोस में प्रधानमंत्री के साथ उद्योगपतियों के झुंड में नीरव मोदी भी हैं। इन्हीं की कंपनी पर गबन का आरोप है। शब्दावली बदलने लगी है। 11,300 करोड़ की चपत को चूना कहा जा रहा है, फ्रॉड कहा जा रहा है, घोटाला नहीं कहा जा रहा है। एक शख्स इस फ्रेम में खड़े सभी को संदिग्ध बना देता है। क्या प्रधानमंत्री की सोहबत पाने का रास्ता इतना आसान है? हर ब्लैक सूट ब्लैक मनी से नहीं आता है, मगर ब्लैक मनी से अच्छा वाला ब्लैक सूट जरूर आ जाता है। सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री के पास पहुंचने से पहले बैकग्राउंड चेक होता है या नहीं, या जिसकी भी जिम्मेदारी हो उसे बताना चाहिए कि कैसे 11,300 करोड़ का कथित रूप से घोटालेबाज प्रधानमंत्री के फ्रेम में पहुंच जाता है। आप ज्ञानचंद को नहीं जानते। यूपी के महमूदाबाद के किसान ज्ञानचंद ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए एक फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया। सारी किस्तें जमा कर दी, 90,000 बाकी रह गए। कंपनी के लोग आए, ज्ञानचंद से ट्रैक्टर छीनने लगे। किसान अपने ट्रैक्टर को जाता देख सहन नहीं कर सका, उससे बचाने लगा, मगर कंपनी के लोगों ने उसी ट्रैक्टर से ज्ञानचंद को कुचलकर मार दिया। दे किल्ड ज्ञानचंद, यू नो, एंड नथिंग हैपेंड बिकॉज ज्ञानचंद इज नॉट ए नीरव मोदी। हिंदी में यह हुआ कि 90,000 के कर्ज ना चुका पाने के कारण फाइनेंस कंपनी के लोगों ने ज्ञानचंद को मार दिया, क्योंकि ज्ञानचंद नीरव मोदी नहीं था। यह तस्वीर नीरव मोदी की नहीं, जसवंत सिंह की है। 36 साल का एक गबरू नौजवान, पंजाब के साहिबान गांव का रहने वाला, एक रोज अपने 5 साल के बेटे जसकरण को लेकर बाइक पर निकला। अगले दिन नहर से दोनों की लाश मिली। चश्मदीदों ने बताया कि जसवंत बेटे को सीने से लगाकर नहर में कूद गया। 5 साल के बेटे को सीने से लगाकर जसवंत नहर में कूद गया। 2 बार सुनिए, अगर जसवंत को नीरव मोदी का पता होता तो उनके साथ वो भी डावोस चला जाता और प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा रहता, उसके बेटे की जान बच जाती। 1.5 एकड़ के जोतदार किसान जसवंत पर 10 लाख का लोन था। घटना 5 अक्टूबर 2016 की है। इस बात को कैसे समझा जाए कि कोई हजारों करोड़ों का घोटाला करके विदेश घूमता है, भाग जाता है, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा लेता है। कोई 5,000, 10 लाख, 5 लाख का लोन लेने वाला किसान ना शहर से भाग पाता है, ना मौत से। वो नहर में कूदकर मर जाता है। 11,300 करोड़ का यह फ्रॉड उस बैंक में हुआ जिसने मई 2016 में 5,370 करोड़ का घाटा दिखाया था। यह घाटा बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घाटा था हिंदुस्तान में। इसकी दुगनी राशि का घोटाला एक ब्रांच से हुआ। पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख सुनील मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। घोटाले से ज्यादा बैंक के इतिहास का ज्ञान दे रहे थे। आजकल हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्ट्री पर लेक्चर जरूर होता है, प्रेजेंट के करतूत पर कुछ नहीं होता। सुनील मेहता ने फ्रॉड के शुरू होने का साल 2011 तो बता दिया, मगर यह नहीं बताया कि यह 2017 तक चल रहा था। यह नहीं बताया कि 11,300 करोड़ का गबन कब कब हुआ, उसके लिए लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कब कब निकली। कि जहां पर भी कोई ऐसी चीज हमारे सामने आती है, उसको हम बहुत स्ट्रांगली एक्शन उसके ऊपर लेके, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे हमारा स्टाफ हो, इस सिस्टम को हम ठीक करेंगे। जहां तक बैंक का प्रश्न है, हमारे बैंक के पास आकार भी है और क्षमताएं भी हैं इस समस्या से निपटने की। आपने आज के मीडिया कवरेज में देखा होगा कि हमारे द्वारा जो FIR लॉन्च की गई हैं और जो कंप्लेंट लॉन्च की गई हैं डिफरेंट एजेंसीज को, उसके अंतर्गत
आज भी जो इन्वॉल्व ग्रुप्स हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट पे रेड की कार्रवाई की गई है, डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को सीज किया जा रहा है और बैंकों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात मैं सहयोग आप सबसे बहुत ज्यादा चाहूंगा, आपको भी लग रहा होगा कि हमने शायद मीडिया के सामने आने में देर क्यों करी। हम नहीं चाहते कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और हम ज्यादा बात इस बारे में कह के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज हैं उसको इफेक्ट करें और हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के कार्य में बाधा बने। ये बैंकिंग घोटाला है, आम लोगों की समझ से बाहर की कई चीजें होती हैं, हम पत्रकारों की भी। जैसे ये अभी समझना बाकी है कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेकर बाहर के देशों में किस तरह की फर्जी कंपनियां बनाई गई। कंपनी के खाते में 100 करोड़ का स्टॉक है, दिखा दिया गया 6000 करोड़ का। क्या इस तरह से हुआ है? उस खेल में जो हीरे का आयात हुआ उसके दाम क्या बताए गए, बेचे गए किस दाम पर, पैसा भारत आया या वहां से कहीं और गया, ये सब अभी समझने की बात है। पंजाब नेशनल बैंक के सुनील मेहता मीडिया से सहयोग चाहते हैं कि ज्यादा बातें ना करें ताकि जांच एजेंसी के काम में बाधा ना आए। वो क्यों चाहते हैं ऐसा? आप प्राइम टाइम देखने के बाद किसी से इसके बारे में बात नहीं कीजिएगा, उसे प्राइम टाइम ही दिखा दीजिएगा। ये सब सवाल अभी हैं कि 11,300 करोड़ में कौन कौन से हिस्सेदार थे, उनका पैसा कहां कहां पहुंचा और किस किस के पास पहुंचा। बताते हैं बैंक के लोग कि 10-12 लोगों के बीच ये खेल होता है। 2 कर्मचारियों ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर दिया जिसके सहारे नीरव मोदी की कंपनी को पैसा उधार मिल जाता है दूसरे बैंकों से। ये एक तरह की गारंटी है, इसका जिक्र बैंक सिस्टम में इन्होंने नहीं किया कि हमने किसी को लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग या अंडरटेकिंग दिया है। बैंक ने यह नहीं बताया कि किसी चीज की गिरवी रखने के बाद लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दी गई या ऐसे ही फ्री फंड में दे दिया जाता है चेहरा देखकर। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए एक बैंक दूसरे बैंक को भरोसा देता है कि उपभोक्ता का कर्ज वो चुका देगा, उसे आप विदेश में पैसा दे दीजिए। इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन में होता है। जब आपके नाम से लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग या अंडरटेकिंग जारी होगा तो बैंक, इसे अंडरटेकिंग कहते हैं, इसे स्विफ्ट के जरिए दुनिया के बैंकों को बता देता है कि हमने फलाना बाबू के नाम से एक अंडरटेकिंग जारी किया है। स्विफ्ट का मतलब हुआ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, वहीं से टीप के लाया हूं। दुनिया में इस स्विफ्ट का बड़ा भरोसा है दुनिया भर में। अभी तक कहीं से इसमें फ्रॉड करने की जानकारी नहीं आई है, शायद ये पहला मौका होगा। 16 जनवरी 2018 को जब पंजाब नेशनल बैंक से विवादित कंपनी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेने की गुजारिश की तो अधिकारी ने पाया कि पहले के लेटर की बैंक के हिसाब किताब में एंट्री नहीं है। यह भी हो सकता है कि हमारे बैंकों में, उम्मीद है दूसरे बैंकों में ऐसा ना हुआ हो, कैसे पता। नीरव मोदी विदेश में हैं। 31 जनवरी को नीरव मोदी के घर पर और अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे पड़े। आज 15 फरवरी है, इसके बाद भी नीरव मोदी भारत नहीं आए। नीरव मोदी किसी किसान का नाम होता तो बैंक वाले घर से खटिया तक खींच कर ले आए होते गर्दन पकड़कर, लेकिन वो विदेशों में शोरूम का उद्घाटन कर रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के पवन लाल की रिपोर्ट है कि हफ्ता भर पहले नीरव मोदी ने मकाऊ में अपना एक शोरूम खोला है। आयकर विभाग के छापे पड़ने के बाद मोदी बेफिक्र होकर बाहर शोरूम खोल रहे हैं, यानी भारत में नहीं है। ऐसी छूट भारत के किस किसान को है, जरा बताइएगा। पवन लाल ने लिखा है कि कुआलालंपुर में भी एक नया शोरूम खुलने वाला है। अखबार ने तो लिखा है कि पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी को ईमेल किया, फोन किया, मगर जवाब नहीं आया। मगर नीरव मोदी ने पैसा लौटाने की बात की चिट्ठी लिखी है, जिसके बारे में पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख ने कहा कि उस पत्र में पैसा लौटाने का कोई ठोस प्लान नहीं बताया है। अब आते हैं कांग्रेस और बीजेपी पर। क्या दोनों इस मामले में सही सवाल कर रहे हैं, और जो सवाल हो रहे हैं क्या उसके सही जवाब दिए जा रहे हैं, या गोलियां दाएं बाएं चल रही हैं? ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 9 फरवरी 2017 से 14 फरवरी 2017 के बीच 8 फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी हुए हैं। क्या 8 फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी हुई है? क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही नहीं है कि हर साल लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रिन्यू किया जाता है और यह चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के स्तर से होता है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर अपने पास से सिर्फ 100 करोड़ या तक का ही LOU दे सकता है। 7 साल तक रिन्यू होता रहा। किस किस चेयरमैन की नजर पड़ी और किस किस ने नजर देकर नजर फेर ली? यह बात पक्की है कि इतनी बड़ी राशि का लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के स्तर पर ही होता है। यह बात मुझे अपनी सैलरी को लेकर परेशान बैंकिंग सेक्टर के लोगों ने बता दी है। इसे ब्रांच हेड जारी करता है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालता है, लेकिन अप्रूवल ऊपर से आता है। तो क्या इस मामले में किसी चेयरमैन की जवाबदेही तय हुई है, उसका नाम आया है?
बैंकों का हर महीने ऑडिट होता है, तिमाही पर, महीने पर और साल बीतने पर, तब भी पकड़ में ये बात क्यों नहीं आई इतना पैसा खर्च होता है ऑडिट पर? नीरव मोदी जी और मेहुल चोकसी, इन दोनों की कंपनी और इनके परिवार के सदस्यों ने पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी करवाए। 29 जनवरी 2018 को पहली बार एक कंप्लेंट ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई को फाइल होती है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, और उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से 9 फरवरी 2017 से लेकर और 14 फरवरी 2017 तक 8 फर्जी, ये कागज हम आपको भेज रहे हैं, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी किए गए और कितने कितने मिलियन या लाखों अमेरिकी डॉलर के ये जारी हुए। पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी सीबीआई को ये भी लिखते हैं कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ, ताकि वो देश छोड़कर भाग ना जाएं, एक लुकआउट नोटिस फौरी तौर से जारी कर दिया जाए। देखिए, और जानकारी आ रही है मेरे व्हाट्सएप से कि हर साल रिन्यू होता है, पूरे पेपर की स्क्रूटनी होती है और हर साल बोर्ड का अप्रूवल लेना होता है। एडहॉक परमिशन मैक्सिमम 3 महीने के लिए दी जाती है। तो आप देखिए कि बोर्ड की जवाबदेही तय हुई या नहीं, या ब्रांच मैनेजर के दम पर यह सारा खेल हो रहा है। क्योंकि इतिहास है कि 2G इतना बड़ा घोटाला हुआ, सारे आरोपी छूट गए, जज साहब इंतजार करते रहे कि सीबीआई आरोप पत्र लेकर आएगी, कोई सबूत लेकर आएगी। क्या रणदीप सुरजेवाला की बात सही है कि 29 जनवरी 2018 की एफआईआर में बैंक ने कहा है कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाए ताकि वे देश छोड़कर नहीं भागे? क्या लुकआउट नोटिस जारी हुआ है? रणदीप सुरजेवाला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का भी जिक्र करते हैं, जिसके बारे में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि गीतांजलि लिमिटेड के मेहुल चोकसी के साथ कांग्रेसी नेताओं की अंतरंग तस्वीरें हैं, मगर वे जारी नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका लेवल नहीं है। हम कानून मंत्री के बयान का यह हिस्सा आगे सुनेंगे, लेकिन अभी रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल देख लेते हैं। रणदीप ने कहा है कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, एलओयू के आधार पर जो पैसा लिया जाता है उसका भुगतान 90 दिनों के भीतर कर दिया जाता है। क्या बैंक को इसका जवाब नहीं देना चाहिए कि 90 दिनों के भीतर भुगतान क्यों नहीं हुआ, कहां हो रहा था? जिस बैंक से नीरव मोदी और चोकसी ने उधार लिए, उस बैंक ने किस स्तर के अधिकारियों को सूचित किया पंजाब नेशनल बैंक के? क्या इसकी सूचना बैंक के चीफ को पहुंची या उसी ब्रांच में पहुंचकर समाप्त हो गई? ये मेरे सवाल हैं। अगर रणदीप सुरजेवाला का सवाल सही है तो फिर दूसरे बैंकों ने हल्ला क्यों नहीं किया? क्या इस खेल में दूसरे बैंक के लोग भी शामिल हैं? फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इस देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम के साथ धोखा और खिलवाड़ कैसे कर रहे थे? इस देश के 70 साल के सबसे बड़े बैंक लूट स्कैम के लिए जो मोदी सरकार की नाक के नीचे हुआ, कौन जिम्मेवार है? हमारा दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री जी को इस पूरे मामले की जानकारी जब और किसी अधिकारी अथॉरिटी ने नहीं सुना तो 26 जुलाई 2016 को दे दी गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान भी लिया है। इस सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री से लेकर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर सभी अथॉरिटीज और मोदी सरकार क्या सोई पड़ी थी और क्यों? तीसरा सवाल, 29 जनवरी 2018 को पंजाब नेशनल बैंक के डीजीएम ने ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई को पत्र लिखकर यह कहा कि ये व्यक्ति देश छोड़कर भाग जाने वाले हैं, कृपया करके देश का पैसा लूटकर ये देश से ना भागें, इसके लिए कार्रवाई कीजिए। फिर उसके बावजूद भी जैसा टेलीविजन चैनल और समाचार पत्र दिखा रहे हैं, नीरव मोदी देश का पैसा लूटकर देश से बाहर कैसे भाग गए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कौन नीरव मोदी को संरक्षण दे रहा है?
अगर ये बात सही थी तो क्या सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया? एफआईआर में 6 लोगों के नाम हैं और अन्य लोगों के भी का भी जिक्र है, तो हो सकता है कि नाम अभी जुड़े। इसके बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उन्होंने ऐतराज जताया कि नीरव मोदी के नाम में चूंकि मोदी है, इसलिए कांग्रेस छोटा मोदी कहकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलान करने की राजनीति कर रही है, जो डिमीनिंग है और डेरोगेटरी है, मतलब बहुत खराब है, आपत्तिजनक है। उनकी दूसरी आपत्ति थी कि फोटो में कोई भी हो सकता है, फोटो को दिखाकर संबंध कायम करना ठीक नहीं है। रविशंकर प्रसाद की यह बात ठीक है कि फोटो में कोई भी मौजूद हो सकता है, उसे लेकर आप तुरंत किसी नतीजे पर ना पहुंचें, ना ही गंभीर आरोप लगाएं। पर क्या रविशंकर प्रसाद की पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया होगा? किसी फोटो को लेकर निष्कर्ष पर नहीं निकाले या आरोप नहीं लगाया? सुनिए। ये छोटा मोदी, ये कौन सा शब्द है? ये बार बार कहा जा रहा है। इस देश में, पूरे देश में करोड़ों व्यक्ति होंगे जिनका सरनेम मोदी है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी पीड़ा हम समझते हैं, वो बार बार हारते हैं। त्रिपुरा में भी हारने वाले हैं, संभावना पूरी है। तो क्या उस हार के गुस्से में वो राजनीतिक शालीनता की सारे हदें लांघ देंगे? The BJP takes strong offense to the kind of language being used by describing someone as Chota Modi. It is derogatory, it is scandalous, it is demeaning. हम चाहेंगे कि राजनीति में वाकई भाषा की शालीनता आए, कोई किसी को पप्पू ना कहे, कोई किसी को छोटा मोदी ना कहे। उम्मीद है रविशंकर प्रसाद गीतांजलि लिमिटेड के चौकसी जी के साथ कांग्रेसी नेताओं की तस्वीरों को जारी कर देंगे, वरना यह संकेत जा सकता है कि वे एक तरह से चुप रहने को कह रहे हैं कि ज्यादा मत बोलिए वरना हम उजागर कर देंगे। यह अच्छा नहीं होगा। रविशंकर प्रसाद ने 2 बार किसी मेहुल चौकसी जी का नाम लिया, किस अंदाज से लिया देखिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को मेहुल भाई का नाम ठीक से याद है। यूट्यूब पर 5 नवंबर 2015 का एक वीडियो मिला। उस रोज सोने का सिक्का जारी हुआ था। समारोह में हीरे जवाहरात के कारोबारी भी थे, तब के गवर्नर रघुराम राजन भी थे। पहले आप रविशंकर प्रसाद जी को सुनिए कि वो मेहुल चौकसी का नाम कैसे लेते हैं, फिर प्रधानमंत्री जी को सुनिए कि वे कैसे लेते हैं। राम का नाम लीजिए कि दोनों अलग अलग मेहुल की बातें कर रहे हों, ना कि उस मेहुल चौकसी की जिन्होंने नीरव मोदी के साथ मिलकर कथित रूप से पंजाब नेशनल बैंक के साथ और भी कई बैंकों को चपत लगा दी है। राम का नाम लीजिए, सुनिए। क्या नाम है चौकसी साहब का जी? जेंटलमैन चौकसी, मेहुल चौकसी इज अवेलेबल विद अस। बैंक से ज्यादा उसको अपने गांव के सोनार पे भरोसा है। वो बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा, लाने के बाद अपने सोनार के, यार जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहां बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के, जरा भाई तुम चेक करो, मैं ले तो आया हूं। राम का नाम लीजिए कि ये हमारे मेहुल भाई वो वाले मेहुल भाई नहीं हैं जिनकी सीबीआई 11,300 करोड़ मामले में तलाश कर रही है। पंजाब नेशनल बैंक वाले परेशान हैं। मेहुल भाई डावोस में भले नहीं हैं, मगर आपने देखा सरकारी कार्यक्रम में तो हैं। डावोस में नीरव मोदी की तस्वीर है, जिनके बारे में रविशंकर प्रसाद का कहना है कि CII लेकर गई थी। ये उद्योगों का संगठन है। वैसे भी जब प्रधानमंत्री को पता है कि कितना भी बड़ा जौहरी क्यों ना हो, सोना खरीदने पर लोग अपने गांव के सुनार से चेक कराते हैं, तो क्या डावोस में फोटो खिंचाने के पहले इसी तरह की चेकिंग प्रधानमंत्री को नहीं करवानी थी? नहीं करवाई तो चूक हो गई। यह भी एक तथ्य है कि फोटो खिंचा लेने से नीरव मोदी को छूट नहीं मिली। 29 जनवरी 5 फरवरी को खिलाफ FIR हुई, छापे पड़े। अब ये अलग बात है कि FIR होने के बाद भी वे 15 दिनों से विदेशों में अपना शोरूम खोलने में व्यस्त हैं। ये 2011 में शुरू हुई थी। कुछ लोगों ने सिस्टम को बाईपास किया है। उसमें कहीं ना कहीं कंसर्न बैंक के कंसर्न ब्रांच के कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उनका नाम आया है। और अगर किसी ने ऊपर से बचाने की कोशिश की तो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, तो मैंने आपसे पहले ही कहा। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा, ये सवाल मैं छोड़ना चाह रहा हूं। जो गीतांजलि ज्वेल्स है, मेहुल चौकसी वही नाम है ना उनका, क्या यह सच्चाई नहीं है कि 2011 और 2013 के बीच में इनकी आमदनी दुगनी हो गई थी? कैसे दुगनी हो गई? किसका आशीर्वाद था इनके ऊपर? ये सारे बहुत ही गंभीर सवाल हैं, क्योंकि ये मेहुल चौकसी जो हैं, ये भी नीरव मोदी के पार्टनर हैं।
जिनको फ्रॉड में बुक किया गया है। तो जो बात हमारे बाकी साथियों ने बताई कि 2011 से ही चल रहा था, तो चल रहा था। अब देखिए कि 2011 की बात तो कही जा रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि 2017 तक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग LOU कैसे ली जा रही थी, जबकि साल में हर साल उसकी ऑडिटिंग होती है, बैंक की स्क्रूटनी होती है, बोर्ड के लेवल पर इसे जारी किया जाता है, तब भी किसी को पता कैसे नहीं चल रहा था और ये जारी कैसे हो रहा था। नीरव का मतलब होता है खामोशी, सन्नाटा। असली सवालों पर बहुत सन्नाटा है। इतना सन्नाटा क्यों है? इतनी खामोशी से 11,300 करोड़ का घोटाला हो गया, किसी को पता नहीं चला। कांग्रेस ने कहा कि FIR में कहा गया है कि 9 फरवरी 2017 से 14 फरवरी 2017 के बीच 8 फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी की गई। क्या रविशंकर प्रसाद ने इसका जवाब दिया? मैंने जितना सुना उसमें इसका जवाब नहीं था, पॉइंटेड जवाब नहीं था, इधर उधर की बातें जरूर थी। इसमें शक्ति में कोई न कभी कमी होने दी जाएगी। अगर वो विदेश में भी हैं तो विदेश में भी कार्रवाई होती है। हमने बताया अभी आपको विजय माल्या के केस में स्पष्ट बताया। और हमारी आज भारत की जो ग्लोबल स्थिति है वो बदली हुई है। आज भारत की आवाज सख्ती से सुनी जाती है, तो हम कार्रवाई करेंगे। जब FIR में है कि 8 फर्जी LOU फरवरी 2017 में जारी हुई, तो रविशंकर प्रसाद को 2011 के साथ साथ 2017 का भी जिक्र करना चाहिए था। वो कानून मंत्री हैं, कम से कम कानून से तो पता चले। तो ये खेल ऐसा है कि पता कुछ चलना नहीं है, केवल इधर हंगामा होगा उधर हंगामा होगा और सब मिलके = हो जाएगा। नीरव मोदी का गेम आते आते पता ही नहीं चलेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर वे विदेश में हैं तो विदेश में भी कार्रवाई होती है। FIR यहां हुई है तो वहां क्या क्या कार्रवाई हो रही है यही बता देते। FIR के बाद शोरूम का उद्घाटन वो कर रहे हैं, क्या इसे हम कार्रवाई समझें? उन्हें बताना चाहिए था कि क्या नीरव मोदी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 11% गिर चुका है। इसके निवेशकों को 3,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यह सब वापस तो नहीं आएगा, मगर बैंकिंग सेक्टर और हीरा व्यापार के इस कारनामे को आप तस्वीरों पर मत जाइए। किसी तस्वीर किसके साथ है, किसकी तस्वीर किसके साथ है, कौन किसका किराएदार है, ये सब हल्के फुल्के सवाल हैं। सवाल एक ही है कि 11,300 करोड़ का घोटाला, फ्रॉड कैसे हुआ, ये शख्स प्रधानमंत्री के पीछे कैसे पहुंचा, इतना इसका जलवा कैसे है। बैंकिंग सेक्टर पर नजर रखिए जिसकी हालत पहले से खराब है। पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले से संबंधित 2 खबरों का जिक्र करना चाहता हूं जो मध्य प्रदेश के अखबार नई दुनिया में छपी। 19 जनवरी 2018 की खबर, भोपाल के कोयला व्यापारी के यहां CBI ने छापे मारे जिन पर पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों से मिलकर 80 करोड़ का घोटाला किया गया। 2011 से 16 के बीच घोटाला हुआ है। दूसरी खबर 30 मार्च 2016 की है। पंजाब नेशनल बैंक ने इंदौर के 27 व्यापारियों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जिन पर 217 करोड़ का लोन था। क्या आप जानते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक को तीसरी तिमाही में 2,416 करोड़ का घाटा हुआ है? 17 साल में पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इतना अधिक घाटा हुआ। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक को 1,820 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। इस साल तीसरी तिमाही में 2,416 करोड़ का घाटा हुआ। अब जो कह रहा हूं ठीक से सुनिए। क्या आपको पता है कि भारतीय स्टेट बैंक ने रिजर्व बैंक को 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का हिसाब सौंपा तो उसमें कितनी गड़बड़ी की? 1 साल बाद SBI ने रिजर्व बैंक को बताया कि हमने मुनाफा 36% ज्यादा बता दिया और NPA का हिस्सा 21% कम बता दिया। क्या इतने बड़े बैंक में कोई मुनाफा 100 रुपए की जगह 136 रुपए यूं ही बता सकता है? क्या पानी लगाकर उंगलियों से अभी भी नोट गिने जा रहे हैं? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इतनी बड़ी गलती के कारण किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी CEO की नौकरी गई? हीरा चोर और खीरा चोर को हमें बराबर नहीं करना चाहिए। नीरव मोदी की करतूत का सवाल के सवाल का जवाब इधर उधर की बातों से कम करतूत की जांच से दिया जाए, ना कि कभी NPA तो कभी ये घोटाला तो कभी वो घोटाले की बात की जाए। रविशंकर प्रसाद ने 2G घोटाले और आदर्श घोटाले की बात की। एक अगुस्ता वेस्टलैंड भी है जो इटली की अदालत में CBI साबित नहीं कर सकी और वहां लोग छूट गए, और यहाँ 2G घोटाले में आपकी आंखों के सामने सब छूट गए। आदर्श में भी चौहान साहब छूट गए। मगर सारे याद रखिए इन सब बातों को। ब्रेक के बाद हम महाराष्ट्र के किसान की बात करेंगे, उसे भी याद रखिए। लाइट चालू आहे ना?
ये कोई हिल स्टेशन नहीं है, कोई बर्फीला मुल्क नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के जालना की ये तस्वीर है। ओला इतना भयानक पड़ा है कि किसानों की पूरी उपज फसल बर्बाद कर दी है इस ओले ने। हमारे साथ अतुल देवलगांवकर साहब हैं जो पर्यावरण पत्रकार हैं। कई तरह के अनाज और फसल की बर्बादी के बाद हम उनसे जानना चाहते हैं कि अतुल, ये जो बर्बादी का मंजर दिख रहा है, आप बता सकते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में किसानों की मनोदशा क्या है ऐसी स्थिति देखने के बाद, फसलों के बर्बाद होने के बाद? जी, किसानों की तो दशा ये है कि जैसे जवान को ऊपर से बम गिर रहे हो और नीचे से सुरंग हो, उस युद्ध भूमि पे जाते वक्त जवान को क्या लगता होगा, वैसी हालत किसानों की है। कभी आसमान की मार है तो कभी सुल्तान की मार है। बारिश नहीं है तो नहीं है, और बारिश आती है तो जोर की आती है, कभी ओले पड़ते हैं, इसके बावजूद फसल आती है तो भाव नहीं है। इसलिए ये मराठवाड़ा जो धीरे धीरे आत्महत्या का केंद्र होते जा रहा है। अभी देखिए, फसल अच्छी आ रही थी और यकायक 11 और 12 के फरवरी को जो ओले पड़ गए, बारिश हो गई जोर की, तो लगभग 4 लाख एकड़ ये विदर्भ और मराठवाड़ा की जो खेती है वो पूरी ध्वस्त हो चुकी है। अंगूर, आम, संतरा, मौसम्बी, गेहूं, ज्वार, मक्का, तरकारी। अतुल, बता सकते हैं कि ओलावृष्टि की क्या कोई भविष्यवाणी हो सकती है, बताई जा सकती है? बाहर के देशों में क्या होता है, ये हर साल की कहानी यहाँ पर है, तो उसे लेकर क्या कोई अनुसंधान हो रहा है? क्या कोई टेक्नोलॉजी है जिससे किसानों को इस बर्बादी से हम बचा सकें? जी, अपने हिंदुस्तान में तो ऐसी कोई है नहीं है। इसके बारे में ये साल बताया जरूर गया था, लेकिन किसानों तक मैसेज नहीं गए, किसानों तक जाने की यंत्रणा ठीक से काम नहीं करती है। लेकिन चाइना में ओले पड़ने वाले ये 6 घंटे पहले बताया जाता है। हिमाचल प्रदेश में लीजिए, एंटी हेल गन, एक गन है जिससे जोरदार हवा छोड़ी जाती है 1-1.5 किलोमीटर तक, और उससे ओले के जो है वो साधारण बारिश में परिवर्तित की जाती है। ये चाइना में होता है, 2 साल पहले हिमाचल में हो गया, आसाम में हो गया है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये सब तरफ लानी चाहिए, और इसके लिए जो हवामान बदल है, क्लाइमेट चेंज है, उसका असर सबसे ज्यादा किसानों पे पड़ रहा है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन किसानों को विज्ञान की भी सहायता नहीं है और अर्थ की भी सहायता नहीं है, इसलिए जब ऐसी आपदा आती है तो किसान इतना ध्वस्त हो जाता है कि ये शादी का मौसम है लेकिन घर में मातम है। आपने गजब की जानकारी दी कि चीन में है, हिमाचल में है, असम में है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी तैयारी नहीं है। लेकिन सरकार ने वहां मुआवजा बांटने का ऐलान किया है। इन सब राहत कार्यों का जमीन पर आप क्या असर देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, टेलीविजन को हिंदू मुस्लिम टॉपिक से या युद्ध के उन्माद से अभी टाइम नहीं है, तो फिर भी किसान टीवी देख ही रहे होंगे। आप ही बता दीजिए कि वहां क्या हाल है इस वक्त मुआवजा राहत कार्यों का। ये शुष्क भूमि पे, जिसे हम ड्राईलैंड कहते हैं, वहां पे वो दे रहे हैं 6,800 मात्र। ये मजाक है, बहुत ही घटिया किस्म का मजाक है कि अगर चना आता है तो 1 हेक्टेयर में कम से कम उसे 25-30 हजार तो रुपए आ जाएंगे। आप 6,800 से दे रहे हैं, और जहाँ सिंचाई है वहां पे दे रहे हैं 13,500 रुपए। ये इतना घटिया किस्म का मजाक है कि किसानों ने या तो खेती छोड़ देनी चाहिए या तो वो विनाश के मार्ग पे चले जाते हैं। इस ढंग का मजाक बार बार हो रहा है। पर अतुल साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो एक तो कर्ज माफी का ऐलान हुआ था, अभी ये जो इनका मनोवैज्ञानिक जो स्थिति खराब है इस वक्त, मनोदशा खराब है, उसको उसके साथ दूर करने के लिए कौन संवाद कर रहा है? क्या मंत्री इलाके में है? क्या लोग स्वयंसेवी संगठन इन इलाकों में है? जो आप ये भयावह मंजर दिखा रहे हैं ओलावृष्टि को लेकर, किसान तो रो रहा होगा। कल ही मुझे फोन आया था किसान महाराष्ट्र से, वो रो रहे थे फोन पर। बिल्कुल, किसानों की अब हालत है कि वो बेसहारा है, अनाथ है, वो डिस्कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम लीडर, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑफिसर्स एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इवन मेन स्ट्रीम मीडिया। तो बात ऐसी कि उनके तरफ कोई जाता ही नहीं है। बाकी की आपदा आती है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तो कई स्वयंसेवी संगठन दौड़ से चले जाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ एक दफ्तर के लिए 9वीं का कक्षा का बच्चा खुदकुशी करता है, या दहेज नहीं दे सकता इसलिए बेटी खुदकुशी करती है, कोई भी नहीं आता जी। अतुल, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत शुक्रिया कि आपने जोर दिया कि मुझे ये प्राइम टाइम में दिखाना चाहिए। हम आपके आभारी हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ और भी दिखाएंगे।
कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब 2 करोड़ नौकरियों देने के वादे के सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि अगर किसी दफ्तर के बाहर कोई पकौड़ा तल रहा है तो वो रोजगार हुआ या नहीं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हरियाणा के बहादुरगढ़ गए, जहां पकौड़ा रोजगार से जुड़े लोगों की उनका हालचाल जाना, उनकी प्रतिक्रिया जानी और समस्या भी जानने की कोशिश की। बहादुरगढ़ बाईपास के इस चौराहे पर करीब दर्जन भर पकौड़े की दुकान है। सैकड़ों लोग पकौड़ा तल रहे हैं। इन्हीं में से एक ननके गिरी हैं, जो 600 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से आए हैं। अगर सोचा जाए तो हमारे गांव में 90% गरीब आदमी है। अच्छा। जो बाहर शहरों में आकर कमा करके किसी तरह से रोटी खाते हैं। हालांकि इस पकौड़ा बाजार में ननके गिरी जैसे 25 लोग अप्रवासी मजदूर हैं, जो यहाँ 300 रुपए की दिहाड़ी पर सालों से पकौड़ा तल रहे हैं। अच्छे दिन नहीं आए अभी नहीं। क्यों? बस अभी तो काम धंधा बंदा चल रहा है ना। मंदा चल रहा है। हाँ। इन्हीं में से एक ITI कर चुके संदीप हैं। फैक्ट्री की नौकरी छोड़कर पकौड़े की दुकान लगा रहे हैं। उसमें गुजारा होता ही नहीं था। 8-9 हज़ार से शिफ्टों में ड्यूटी होता था। और पकौड़े में ठीक है सर, सही खर्चा निकल जाता है, बचत भी आ जाती है। प्रधानमंत्री के इस बयान से रातों रात सुर्खियों में आए पकौड़े को तलने वाले और खाने वाले लोग भी इस पकौड़ा राजनीति पर एक राय रखते हैं। मीडिया पर आजकल पकौड़े की सर बड़ी चर्चा है। जी, मोदी जी के बयान से ये चर्चा चालू हुई है। क्या युवा जो है पकौड़े तले अगर बेरोजगार है तो मोदी जी चाय बेच कर प्रधानमंत्री बने हैं, शायद पकौड़े बेच के राष्ट्रपति बन जाए, वो इसलिए उनका ये बयान है। अरे मोदी जी सही कह रहे हैं, अपनी तो पकौड़े की दुकानें खोलो और पकौड़े बेचो। सही कह रहे हैं जी। तो ज्यादा लोग बेचने लगेंगे तो कंपटीशन बहुत हो जाएगा पकौड़े के। फिर क्या, जो होगा वो अपने सब कमाएंगे खाएंगे जी, और क्या। पकौड़े के कई सारे फसाने आपने सुने होंगे, हमने आपको हकीकत दिखाई। बहुतों के लिए पकौड़े तलना उनकी मजबूरी है, कुछ के लिए रोजगार है, कई लोग शौक के लिए करते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पकौड़े तलने में आखिर सरकार का क्या योगदान है। अगर आपको भी समझ में आए तो हमें जरूर बताइएगा। तब तक पकौड़े खाते रहिए और रोजगार बढ़ाते रहिए। बहादुरगढ़ से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।